NH 24/7 और हरिभूमि के साझा इस आयोजन में मौजूद विंध्य क्षेत्र के आप सभी प्रबुद्ध जनों का मैं हरिभूमि INH परिवार की ओर से सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस बात के लिए आपसे वायदा करता हूं कि आज इस सभागार में हम महज राजनीतिक विषयों पर बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले समय में विंध्य क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला सतना और ये विंध्य क्षेत्र किस दिशा में जा रहा है, इस पर खुलकर बातचीत करेंगे। चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, वो सब इस सभागार में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि हम विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रखर आवाज पूर्व मंत्री राजेश शुक्ल जी का साथ संवाद शुरू करें। उससे पहले उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां पूरे सभागार से मेरा आग्रह है राजेश शुक्ल जी के सम्मान में। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सतना के इस सभागार में। भारतीय जनता पार्टी की आप प्रखर आवाज रहे हैं, बड़े लंबे समय तक अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अवसर आपको प्राप्त रहा, उमा जी के साथ, बाबूलाल गौड़ जी के साथ, शिवराज सिंह जी के साथ। पर बातचीत की शुरुआत आपसे उन 20 सालों को लेकर नहीं करनी है, बात हमें करनी है पिछले 3 सालों को लेकर। और 3 सालों को लेकर बात इसलिए करनी है जब पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ हवा बह रही थी, तो विंध्य और बुंदेलखंड ऐसा इलाका था जहां पर भाजपा के पक्ष में हवा बही। और विंध्य में हवा बही, उसका एक बड़ा कारण लोग राजेश शुक्ल को मानते थे। तो राजेश शुक्ल जी ये बताएं कि धारा के विपरीत चला विंध्य। 30 सीटें हैं विंध्य क्षेत्र में, 30 में से 17 सीटों पर भाजपा, 11 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर बसपा। इसके बाद पिछले 3 सालों में मिला क्या विंध्य को जो आप लोगों पे भरोसा किया? थोड़ा उसके विषय में बताइए ना, क्या किए आप उस समर्थन के बदले में? हिमांशु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सतना पधारे हैं। और जैसा अभी आपने बताया कि पिछले चुनाव में 30 में से 17 सीटें भाजपा, वो सही नहीं है। 30 में से 24 सीट भाजपा है जी। और कांग्रेस मात्र 6 सीटें ही जीत पाई थी। और ये हवा एंटी इनकम्बेंसी न होके प्रो इनकम्बेंसी क्यों थी, जो आपने पूछा है, तो इसमें मेरा यही कहना है कि जहां पे सत्ता का सदुपयोग होता है वहां पर एंटी इनकम्बेंसी हावी नहीं हो पाती जी। तो इसलिए जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, एक विकास की गंगा बही। चाहे वो 4 लेन की शानदार सड़कें रही हो, चाहे सिंचाई का पानी लाने की बात रही हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम जो किए गए उसकी बात रही हो, रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो सतना में मेडिकल कॉलेज। और इसलिए विकास की जो यात्रा जारी थी 2018 के पहले, वो लगातार चलती रही। इस क्षेत्र का भाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1.25 साल के बाद फिर से आ गई। और इसलिए ऐसा जो लग रहा था कि विकास के काम धीमे पड़ गए हैं आदरणीय कमलनाथ जी के शासनकाल के दौरान, वो फिर से उसने अपनी गति पकड़ ली। अब तो रीवा में एयरपोर्ट बन रहा है हिमांशु जी। और विंध्य क्षेत्र जहां पर अपार संभावनाएं हैं, सीमेंट बनती है तो लाइमस्टोन हमारे यहाँ है, बिजली बनती है तो कोयला हमारे यहाँ है। और इतनी पोटेंशियल होने के बाद भी हवाई सेवा न होने के कारण औद्योगिक निवेश से लेके पर्यटन की क्रांति से लेके धार्मिक आस्था के यहाँ पर केंद्र होने, मैहर का शारदा धाम और चित्रकूट, रिलीजियस टूरिज्म के भी अपार संभावना है। लेकिन एयरपोर्ट न होने के कारण जो पोटेंशियल था उसका भरपूर उपयोग नहीं हो पा रहा था। तो इस दिशा में पिछले 3 वर्षों में जो प्रयास हुए वो धरती पर उतर गए हैं। और इसलिए न पहले कोई कसर रही विंध्य क्षेत्र के विकास में, और न इन 3 वर्षों में भी कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोड़ा है। आप बहकाने की कोशिश नहीं कर रहे हम लोगों को। बोले रीवा के संदर्भ में देखिए अब तो एयरपोर्ट बन रहा है, आप खुद अपनी मौजूदगी में फीता कटवा चुके। ये देखिए हवाई जहाज उड़ना चालू हो गया, वो हवाई जहाज कब जमीन पर बैठ गया पता ही नहीं चला। ये कैसी हवाई पट्टी बनती है, ये कैसे हवाई अड्डे बनते हैं,
जो शुरू होते हैं वो कब ग्राउंड हो जाते हैं। दूसरा आपसे जानना यह है कि आपने बताया कि देखो विंध्य ने तो कितना भाजपा को साथ दिया और बदले में भाजपा ने विंध्य के साथ क्या किया। बुंदेलखंड साथ दिया तो भूपेंद्र सिंह भी मंत्री हैं, गोपाल भार्गव भी मंत्री हैं, गोविंद राजपूत भी मंत्री हैं, प्रताप सिंह भी मंत्री हैं। क्या तो ढूंढते रह जाते हैं कौन कहां है। ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा क्यों कर रही है भाजपा। नहीं, मंत्री यहाँ भी हैं, आदरणीय रामखेलावन पटेल जी मंत्री हैं। विंध्य क्षेत्र यदि हम लेंगे तो शहडोल संभाग को भी लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर 2 मंत्री हैं। बिसाहूलाल सिंह जी हमारे आदरणीय मंत्री हैं और मीना सिंह जी हैं, स्पीकर रीवा से है, हमेशा से रीवा से स्पीकर रहे, तिवारी जी रहे, पहले रामकिशोर शुक्ला जी रहे, अब गिरीश गौतम जी हैं। तो राजनीतिक तवज्जो के मामले में भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं कोई कमी की गई है। और जहाँ तक क्षेत्र के विकास और राजनीतिक महत्व का सवाल है तो उसमें भी मैं प्रदेश कोर कमेटी का मेंबर हूं और चुनाव समिति का मेंबर हूं। सभागार से जानना चाहूंगा कि राजेश जी की बात में कितनी खनक को कितना समर्थन दिख रहा है आप लोगों को। क्या आपको लगता है कि विंध्य के साथ समर्थन मिल रहा है भाजपा का उतना जो विंध्य ने समर्थन दिया है। ये विंध्य की आवाज है। राजेश जी आप अनसुना कर रहे हैं या पार्टी अनसुना कर रही है। एक मिनट जी राजेश जी। नहीं, लोगों की भावनाएं क्या हैं, लेकिन जहां तक आपका सवाल था जी कि यदि मंत्रिमंडल में भागीदारी से किसी भी क्षेत्र को महत्व देने का सवाल है तो मैंने आपको बताया कि मंत्रिमंडल में भागीदारी में यदि कोई व्यक्ति नहीं है तो दूसरे लोग हैं, और इसलिए भागीदारी ही यदि महत्व का पैरामीटर है तो भागीदारी है। जब मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करते हैं तो लोग बात करते हैं इंदौर की, बात करते हैं भोपाल की, बात करते हैं ग्वालियर की, बात करते हैं जबलपुर की, पर वो सतना जो अपने सीमेंट उत्पादन के लिए ख्यात था, वो रीवा जो सफेद शेर के लिए ख्यात था, वो सिंगरौली। आपको नहीं लगता कि वक्त के साथ में विंध्य उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ा है जिस रफ्तार से मध्य प्रदेश के बाकी इलाके आगे बढ़े हैं। क्या ये दर्द, क्या ये तकलीफ, ये टीस राजेश शुक्ला जी के अंदर नहीं है? यदि ये टीस नहीं होती तो विकास की दिशा में पिछले 15-20 वर्षों में, चाहे वो सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, और जैसा मुझे बताया, पता नहीं क्यों आप तो इतने बहुत ही बुद्धिजीवी पत्रकार हैं कि एयरपोर्ट के मामले में आपने उसको पता नहीं क्यों हल्के से लिया। मुझे तो लगा था कि आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और ये तो बहुत ही बड़ा काम हो गया है। जहां तक हवाई जहाज उड़ने का सवाल है तो अगस्त सितंबर में आपको हम भोपाल से और रीवा लाएंगे। अब आप बाई ट्रेन नहीं आएंगे, आप अगस्त या लेटेस्ट बाई सितंबर आप पहली फ्लाइट भोपाल से रीवा आप हवाई जहाज से आएंगे। और यही है विकास के उड़ान को गति देने वाले कार्य। सिंचाई की नहरों का जाल, शानदार 4 लेन की सड़कों का जाल, रेलवे कनेक्टिविटी जो लंबे समय से अटकी हुई थी, सतना से सिंगरौली रेलवे लाइन में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यही तो कमी थी जिसके कारण हम लोगों के अंदर एक टीस थी कि विंध्य क्षेत्र का इतना बड़ा योगदान है मध्य प्रदेश के विकास में, लेकिन मध्य प्रदेश से विंध्य क्षेत्र के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार होता रहा। यहां पर चलने के लिए 4 लेन की सड़कें तो छोड़िए, 2 लेन की सड़कें नहीं थी, लेकिन आज विंध्य क्षेत्र में बाहें फैलाई हुई शानदार सड़कों के साथ साथ सिंचाई के नहर आप देखिएगा। जिस दिन सतना में बरगी का पानी आ जाएगा, जिसपे दिन रात काम चल रहा है, पानी आ जाना चाहिए था, लेकिन उस टनल के स्ट्रेटा की कुछ ऐसी परेशानी रही है कि जो काम 3 सालों में हो जाना चाहिए था उसको 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन वो पानी आएगा। और जिस तरह से सोन नदी के पानी ने रीवा जिले में हरित क्रांति ला दी है, वहां की गरीबी को मिटाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उसी प्रकार से बरगी का पानी, नर्मदा का पानी, बरगी प्रोजेक्ट वाला, वो जब सतना जिले में आ जाएगा तो आप ये देखिएगा कि सतना और रीवा कंधे से कंधा मिला के बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे और भोपाल और इंदौर को भी पीछे कर देंगे। यदि कर दिया तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो इंदौर और भोपाल को पीछा करने का दावा कर रहे हैं राजन जी। इस बात में शिकायत कर रहे हैं आप कि मैंने एयरपोर्ट की बात को इतने हल्के से क्यों लिया।
अब भोपाल से तो रीवा मुझे 5 साल पहले भी हवाई जहाज से लेकर आए थे, इस बार आना चाहा तो पता चला 12 घंटे ट्रेन में चल के आना पड़ा। इसलिए वो दर्द है जो आपसे साझा हुआ। जानने की जो बात है कि आप भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, आप बोल रहे हैं कि पिछले 20 साल में इतना विकास का काम किया है, पर ये मैहर से भी एक विधायक है, नाम है नारायण त्रिपाठी, वो भी भाजपा के हैं, वो बता रहे हैं कि विंध्य के साथ में बड़ा खराब हो रहा है और इसलिए अब तो अलग पार्टी बनाने पर विचार करना पड़ रहा है, अलग प्रदेश के संदर्भ में आवाज उठानी पड़ेगी, तभी विंध्य का उद्धार होगा। तो कौन सही बोल रहा है? आपकी पार्टी के सम्मानीय विधायक नारायण त्रिपाठी ठीक बोल रहे हैं या राजेश शुक्ला जी ठीक बोल रहे हैं? देखिए, पहले तो आपके पहले सवाल का जवाब देंगे कि जब आप 5 साल पहले हवाई जहाज से वायुदूत से आए थे 7 सीटर या 8 सीटर प्लेन से, तो रीवा हवाई पट्टी थी, हवाई पट्टी में आप आए थे। इस बार आप आएंगे तो हवाई अड्डे में आएंगे। हवाई अड्डा इस प्रकार का जो अभी 72 सीटर प्लेन को लाएगा, बाद में वो बोइंग को लाएगा। भोपाल में जिस तरह का एयरपोर्ट है उसके लिए 250 करोड़ रुपया, हम 250 एकड़ जमीन एक्वायर करके 250 करोड़ खर्च करके और फिर 200 करोड़ रुपए स्वीकृत होंगे और फिर उस प्रकार का एयरपोर्ट बनेगा जैसा आपका रायपुर में एयरपोर्ट है। तो मेरा एक सवाल है, आप हवाई अड्डा, अब क्या है, आप रीवा के संदर्भ में इतना बता रहे हैं, हवाई अड्डा रीवा में बन जाएगा, सतना के हिस्से में क्या केवल टैक्सी से आना जाना आएगा? देखिए, आपने विंध्य की बात से शुरुआत की है जी। विंध्य में सतना भी आता है, रीवा भी आता है, सीधी भी आता है, सिंगरौली में आता है और शहडोल, अनूपपुर, उमरिया भी आते हैं जी। और किसी अंचल में इस प्रकार की फैसिलिटी यदि बन जाती है, अब सतना और मैहर और रीवा के सेंटर पे, ऑलमोस्ट सेंटर पे एयरपोर्ट बन रहा है जी, और वहां से सीधी और सिंगरौली वालों को आसानी से वहां पहुंच जाए, इसके लिए एक विशेष रिंग रोड बनाई जा रही है जिससे कि सीधी सिंगरौली शहडोल वालों को एयरपोर्ट में आने के लिए सतना रीवा शहर में ना आना पड़े। तो लोकेशन इस प्रकार से तय की जाती है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि जिससे उस पूरे अंचल को बराबरी से वो दूरी तय करनी पड़े और किसी एक कोने में ऐसा न हो जाए कि जिसके कारण किसी एक क्षेत्र के लोगों को लंबा दूरी तय करना पड़े। तो इसलिए लोकेशन तो मैं ये मानता हूं कि कोई रीवा और सतना कोई सौतेले भाई नहीं है, जुड़वा भाई है जी। और रीवा बढ़ेगा और सतना नहीं बढ़ेगा तो विंध्य नहीं बढ़ सकता, और सतना बढ़ेगा रीवा नहीं बढ़ेगा तो विंध्य नहीं बढ़ सकता। तो आपने विंध्य की बात की है, अब मैं विंध्य का जवाब दे रहा हूं आपको कि विंध्य क्षेत्र जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं साफ देख पा रहा हूं 4-5 सालों के बाद। आप ये यहाँ की समृद्धि की चर्चा करेंगे, यहाँ के व्यापार की चर्चा करेंगे, यहाँ पर औद्योगिक निवेश की चर्चा करेंगे, यहाँ पर धार्मिक पर्यटन और वन्य प्राणी पर्यटन की चर्चा करेंगे। ऐसा दौर आने वाले दिनों में दिख रहा है। फिर इस प्रकार की बातें करने का हम लोगों को सुन के कष्ट नहीं होगा कि भोपाल और इंदौर और भोपाल और जबलपुर तो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया लेकिन विंध्य पीछे रह गया। लोग कहेंगे कि अब इनमें से किसी से भी विंध्य पीछे नहीं है। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, भरोसा किस पे करें? लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक तरफ नारायण त्रिपाठी हैं, एक तरफ राजेश शुक्ला जी हैं। दूसरा सवाल, तो कुल मिलाकर आदमी उलझन में है। ये आपकी पार्टी जो इतनी अनुशासित थी, जिस पार्टी को कहा जाता था कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता इस पार्टी के पास है, वो देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को तो पता पर नहीं, पर नेताओं के बीच में ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है राजनीति? जहां तक नेताओं का सवाल है, हर सभी के अपने अपने इश्यूज होते हैं, अपने अपने परिस्थितियां होती हैं और विकास सभी चाहते हैं। कोई विंध्य क्षेत्र बना के विकास करने की बात करते हैं तो किसी को ये लगता है कि विकास यदि हम समग्र रूप से एक बड़े स्फीयर में रहेंगे तो ज्यादा तेज से हम विकास कर पाएंगे। मुद्दा विकास ही है, केंद्र में विकास ही है जी। और विकास जिस प्रकार से हो रहा है वही मैंने आपसे बताया है। और चल रहे विकास कार्यों को देख के हम ही नहीं, विंध्य क्षेत्र के बाहर के लोग भी कह रहे हैं कि वास्तव में जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार की सुविधाएं विंध्य क्षेत्र में बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, वो नहीं मिली, इसलिए विंध्य पिछड़ा। और वो सारी चीजें अब विंध्य को उपलब्ध हो रही हैं, इसलिए विंध्य अब आगे बढ़ेगा क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है। यहाँ फॉरेस्ट है, यहाँ माइनिंग है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो बन रहा है। तो इसलिए जिस विकास की कल्पना हम करते हैं कि हमारे यहाँ विकास होगा तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तो बेरोजगारी दूर होगी, सिंचाई की नहरों से हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार की जो इकोसिस्टम जिसकी हमारे यहाँ कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए 15-20 वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जो काम किया गया है
वो उन सारे लोगों की मंशा को पूरा कर रहा है जो अपने अपने तरीके से इस विंध्य क्षेत्र के विकास की बातें कर रहे हैं। जब आपका विकास को लेकर इतना भरोसा है, विंध्य में भी आप विकास को लेकर इतना दावा कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में विकास के भी बड़े दावे हो रहे हैं, फिर भी चुनाव के संदर्भ में भरोसा लाडली बहना पर हो रहा है। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, किस पे भरोसा है, विकास पे भरोसा है या बहना पे भरोसा है? थोड़ा इसमें रोशनी दीजिए ना। देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात है, आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई, और जो हमारी जितना बजट हमारा हमको अलाउ करता था, विकास भी करना है, सामाजिक सरोकार के कामों को भी करना है। और आज आप देखिए, जब हमने सत्ता संभाली तो हमारा बजट 35-40 हजार करोड़ था जी। आज हमारा 2.25 लाख करोड़ है। क्यों? क्योंकि सिंचाई की नहरों का जो जाल बचा, जो रियल डेवलपमेंट कहलाता है, 7 लाख हेक्टेयर से 42 लाख हेक्टेयर सिंचाई पहुंचाने के कारण वो सारे पूरे धरती से दौलत पैदा होने लगी। उससे हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, हमारे बजट की साइज बढ़ी, विकास भी हुआ, और सामाजिक सरोकारों के कामों को करने के लिए लाडली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, किसान सम्मान निधि, और अब हमारा बजट हमको अलाउ करता है कि हम लाडली बहना योजना भी बनाकर और 1000 से हम शुरुआत करें, और प्रदेश यदि इसी प्रकार से तरक्की करता रहेगा तो इसको 3000 रुपए तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। तो ये कोई चुनाव के समय अचानक इस प्रकार की योजना लॉन्च नहीं हुई है, ये लंबे समय से चल रही योजनाओं में से एक योजना ये भी है। पर सवाल तो इस बात का है कि 2.25 लाख करोड़ का बजट हो गया राजेंद्र जी, विकास भी जबरदस्त तरीके से हो गया, आप ऐसा भरोसा दिला रहे हैं, आपकी साख भी ऐसी है कि बात पे भरोसा करना पड़ता है। फिर भी प्रदेश में 2.25 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो आशा भरी निगाहों से 1000 रुपए महीने के लिए अपना अकाउंट देखती रहेंगी। तो ये विकास किसका हुआ? जब 2.25 करोड़ महिलाओं को अभी भी 1000 रुपए महीने के लिए अकाउंट देखते रहना है, तो ये 20 साल में विकास किन लोगों का हुआ? देखिए, 20 सालों में हमको विरासत में क्या मिला जी? जब 2003 में हमारी सरकार बनी, मध्य प्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ था, बिजली का संकट था, 2-3 हजार मेगावाट बिजली का हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी। बिजली के उत्पादन को बढ़ाना, जर्जर सड़कों के मामले में सड़कों को ठीक करना। मध्य प्रदेश में कौन सी सड़क चलने लायक थी? अच्छा, आप ही बताइए। सतना से रीवा किस प्रकार की सड़क थी? यदि 18 से 30 साल के बच्चों को तो मालूम ही नहीं होगा। तो विरासत में इतनी समस्याओं का अंबार हमको मिला कि योजनाबद्ध तरीके से हमको आगे बढ़ना पड़ा, और आज हमारी ये परिस्थितियां हैं कि हम यदि 2.25 करोड़ बहनों को इस प्रकार से आर्थिक सुरक्षा के लिए कोई योजना हम बना रहे हैं, तो वेलफेयर स्टेट है हमारा। यदि हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो हम विकास के साथ साथ इस प्रकार की योजनाओं को लॉन्च करके और उनके आत्मस्वाभिमान को बढ़ाने में यदि सरकार अपना योगदान कर सकेगी, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के काम वेलफेयर स्टेट करती है, सरकारें करती हैं, और वही जिम्मेदारी का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। एक सवाल जहन में आता है कि आप लोगों का रोल मॉडल कौन हो गया? नरेंद्र मोदी हो गए या अरविंद केजरीवाल हो गए? ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा कि यह फ्री बी की चीजें जो हैं देश या प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, और अरविंद केजरीवाल का मॉडल है कि जितना फ्री में दिया जा सके उससे बेहतर कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश इकाई के लिए कौन सा रोल मॉडल है? हमारा बीच का है। बिल्कुल, हम अपनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करके, चौपट करके फ्री बीज देना ये ठीक नहीं है जी। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था को मजबूत करके हमने अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी बना ली है कि उससे हम एक सपोर्ट सिस्टम एक वर्ग को दे सकते हैं जो समाज के कमजोर वर्ग मानी जाती है, जो दूसरे पर डिपेंडेंट है, जिसको अपने बच्चों को बाजार में ले जाते समय यदि 100 रुपए 200 रुपए की कोई चीज खरीदने के लिए बच्चा जिद करता है तो उसकी अपनी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बच्चे को खुश कर दे। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम है, और ये उसी प्रकार से है जैसे हम अन्य चीजों में, जैसे किसानों को हम बिजली देते हैं जी, SC/ST के जो किसान है 5 हार्स पावर की बिजली हम उनको मुफ्त में देते हैं, जिससे कि उनको एक लेवल पे ला सके। और किसानों को जो हम बिजली देते हैं 5 हार्स पावर की, वो पड़ती है 40,000 रुपए पर HP, और हम देते हैं उनको मतलब 5 HP की 40,000 रुपए में, जो हम उनको देते हैं 8-10 हजार में। उस समय तो 5,000 था जब हम ऊर्जा मंत्री थे, शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे 10% बढ़ते बढ़ते, तो ये जो उनको एक सहारा है जिससे कि उनकी खेती लाभ का धंधा बन सके, उसी प्रकार से इस प्रकार की योजनाएं कि समाज का ऐसा वर्ग जो आर्थिक रूप से अभी
आत्मनिर्भर नहीं है, उसको हम थोड़ा सपोर्ट सिस्टम दे सके तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। और थोड़ा निर्णायक बातचीत की ओर चलते हैं। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है, 18 साल का कार्यकाल है। एक तरफ कमलनाथ है, 40 साल से भी लंबा राजनीतिक अनुभव है। किस पे भरोसा करना चाहिए जनता को और क्यों करना चाहिए? सुशासन पे भरोसा करना चाहिए। कौन कितने लंबे समय तक रहा है, किसको कितना अनुभव है, उस अनुभव का वो उपयोग किस दिशा में कर रहा है। सत्ता का सदुपयोग और सत्ता के दुरुपयोग में बहुत बारीक लाइन होती है। थोड़ा सा भी यदि सत्ता का दुरुपयोग हुआ तो अर्थव्यवस्था से लेके और हर चीजें नीचे जाना शुरू हो जाती हैं। और वही सत्ता, वही बिंद है जहां पर सत्ता के सदुपयोग की कमी रही। तो आपने कहा कि विंध्य क्षेत्र सब कुछ होने के बाद भी एक टीस रहती थी कि विंध्य क्षेत्र में बेसिक चीजें क्यों नहीं है, लेकिन सत्ता का सदुपयोग हो गया तो तस्वीर बदल गई है और लोग ये कहने लगे हैं कि विंध्य अब चल पड़ा है। तो सत्ता का सदुपयोग शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया है, इसलिए सिंचाई का रकबा बढ़ा, बिजली का उत्पादन बढ़ा, सड़कें बनी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में काम हुआ है। 47 लाख लाडली लक्ष्मी बहनें, लाडली लक्ष्मियां हैं जो आज पहली मर्तबा कॉलेज में प्रवेश किया है, उनको भी छात्रवृत्ति के रूप में 12,500 रुपए देने का काम हो रहा है। तो आर्थिक अनुशासन लाते हुए सुशासन के दम पर इस प्रदेश को एक सबसे विकसित प्रदेश बनाने का काम शिवराज सिंह चौहान जी ने यदि किया है तो मैं मानता हूं कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन को पूरा करने में सफल हो सकेगी। कितना समय चाहिए आपको मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के संदर्भ में? 2003 में भी यही कहा था मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाना है, 2008 में भी कहा मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाना है, 2013 में भी बोले मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाना है, 2018 में भी बोल दिया मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाना है। अब 5 बार चुनाव आ रहा है तब भी राजन जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाना है। या मध्य प्रदेश के लोग ही बैठे कितना इंतजार कर रहे हैं कब होगा विकसित? एक कैसा विकास है जो बड़ा ही नहीं होता? नहीं, विकसित हुआ है। आप हमारे साथ चलिए अभी रीवा से, सतना से भोपाल जी, आपको आश्चर्य होगा कि 6 घंटे में भोपाल पहुंच गए जी। पहले तो सतना से और बगल में हमारा प्रयागराज है, यहाँ पे 7 घंटे लगते थे पहुंचने में जी। बनारस पहुंचने में 9 घंटे लगते थे। ये राजेश जी अगर सही बोल रहे हैं तो समर्थन पे, और गलत बोल रहे हैं तो हुंकार करके बताओ कि गलत बोल रहे हैं। सदन से पता तो चले सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। पर राजेश जी सवाल इस बात को लेकर अब आप देख लो कि कौन लोग विरोध में है और कौन लोग पक्ष में है जी, उसी से आप समझ जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है राजेश जी वो जानने का ये है कि अब जब चुनाव के संदर्भ में 4 महीने का समय बचा है, मौका है पूरे प्रदेश से संवाद का, क्यों जनता को एक बार फिर भाजपा को वोट देना चाहिए? ये सवाल है राजेश जी के पास, इसका संदर्भ में क्या उत्तर है? चलते हुए विकास को मुकाम तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि यदि हम सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। लक्ष्य हमारा क्या है? समृद्धशाली ऐसा मध्य प्रदेश जहां बेरोजगारी की समस्या और गरीबी की समस्या दूरबीन लेके ढूंढने पर भी ना मिले। तो उस दिशा में जो हमारा काम चल रहा है, मिशन चल रहा है, वो भी पूरा नहीं हुआ है। उस दिशा में हमने 80% यात्रा हमने पूरी कर ली है। यदि हम 80% कर लिए हैं तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि हमने पिछले 20 वर्ष बर्बाद किए हैं। हमने 80% की दूरी, हम यहां से रीवा से भोपाल चलते हैं और यदि हम रायसेन तक पहुंच गए तो कोई हमको ये थोड़ी कहेगा कि भोपाल नहीं पहुंचे बताओ अभी तक, लेकिन हम रायसेन तक तो पहुंचे हैं, भोपाल पहुंचने वाले हैं। तो हम अपने मिशन पर जिस दिन हम वो उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, जिस मुकाम पर पहुंचने के बाद हम ये कह सकेंगे कि हमने इतनी आर्थिक क्रांति ला दी मध्य प्रदेश के अंदर कि इतने रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश के अंदर पैदा हो गए। कई विभिन्न माध्यमों से होते हैं, हेल्थ सेक्टर में रिवोल्यूशन लाना, एजुकेशन में लाना, इंडस्ट्री पे लाना, टूरिज्म में लाना, इरिगेशन में लाना, और इससे जो इकट्ठा होता है इकोनॉमी, उस इकोनॉमी से रोजगार के अवसर की बाढ़ आ जाती है। और उस बाढ़ के आने के बाद ये वही क्षेत्र है कि पहले हमारे यहाँ के बच्चे
नागपुर, दिल्ली, भोपाल छोटी छोटी नौकरियों के लिए जाते थे, बंबई छोटी छोटी नौकरियों के लिए जी। आज हमारे यहाँ की हुआ, आप रीवा में देखिए, सतना में देखिए, बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम आ रहे हैं यहाँ पर। लोगों को लगने लगा है कि पोटेंशियल है यहाँ पर, क्योंकि किसानों के जेब में पैसा आ गया है तो वो खर्च कर रहा है बाजार में। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में 5 बन गए, 5 बन रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी रीवा में आ गया। आज वहां पर बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी से लेके न्यूरो के तमाम वो इलाज जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते थे। जब हम विधायक बने थे तो सीटी एमआरआई की मशीन नहीं थी रीवा में, और आज हम किडनी ट्रांसप्लांट करने की तैयारी कर रहे हैं रीवा में। तो इसलिए ये जो विकास है हमारा, और जब ये काम होते हैं तो फिर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अब इतने होटल रीवा में बन रहे हैं कि वहां पर हमने फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खोला। होटल मैनेजमेंट से संबंधित 5-6 प्रकार के कोर्सेज और सर्टिफिकेट मिलते हैं, उनको वहीं पे रोजगार मिलने लगा। होटल में रोजगार मिल रहा है, हॉस्पिटल में रोजगार मिल रहा है, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर और ये जो बाजार बनते हैं उसमें 100-100, 150-150 बच्चे हमारे काम कर रहे हैं। हर फ्लोर में 5-5 फ्लोर में मॉल बने हुए हैं, वहां पर काम कर रहे हैं। इन्हीं नौकरियों के, इससे भी छोटी नौकरियों के लिए नागपुर जाते थे। छोटे छोटे होटलों में, मुझे कहने में यहाँ पर थोड़ा सा संकोच भी लग रहा है, हमारा इलाका है, हमारा क्षेत्र है, हमारे बच्चे हैं, लेकिन छोटे छोटे होटलों में छोटी छोटी नौकरी करने के लिए हमारे क्षेत्र के लोग नागपुर जाते थे। और जब नागपुर के किसी नेताओं से हम बात करते थे और कहते थे कि हम रीवा के हैं, तो बताते थे अच्छा आपके हाथ के तो बहुत लोग हैं यहाँ पर, और फिर ये भी बता देते थे कहाँ किस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो आज हमको इस बात का गर्व है कि हमारे यहाँ वो सारे लोग अब रीवा में आके, सतना में आके अपने सेंटर खोल रहे हैं, अपने प्रतिष्ठान खोल रहे हैं, और हमारे यहाँ के लोगों को उसमें रोजगार मिल रहा है। लेकिन अभी ये तो जैसा मैंने बताया कि अभी उस दिशा में चल रहा हमारा प्रयास मुकाम तक नहीं पहुंचा है, और मुकाम तक पहुंचाने के लिए तो सही लोगों के हाथ में सत्ता की बागडोर नहीं होगी तो गलत दिशा में फिर गाड़ी मुड़ जाएगी, खतरा है। फिर गाड़ी मुड़ जाएगी और मुड़ के और फिर वहीं पर गड्ढे में जाके गिर जाएगी, और फिर वहां से उठा के फिर हमको ले जाने में बड़ी मेहनत पड़ेगी। इसलिए हम मध्य प्रदेश की जनता से ये अपील करते हैं। तो हमें डरा रहे हो? आपको कोई डरा नहीं सकता है। पर एक बार आप तो मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो बड़े सॉफ्ट है, मैंने आपको इंटरव्यू लेते हुए देखा है, इसलिए आपको डराने का सवाल नहीं। आप तो हमारे मित्र हैं। आप तो यही बता रहे हो कि अगर आपने ऐसा किया तो गाड़ी जो है गड्ढे में गिर जाएगी, और आदमी वोट देते समय इसी डर में रहेगा, पता नहीं कौन से गड्ढे में गिरवाने वाले बात कर रहे हैं। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी को लोग जिताएंगे तो ये खतरा नहीं है। अन्य लोगों को जिताएंगे तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, इतिहास इस बात का गवाह है कि चीजें फिर से पलट सकती हैं और फिर से गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं पिछड़ेपन का। तो सही हाथों की आपने बात कही, तो क्या नारा लगाएंगे आप लोग? एक बार फिर भाजपा सरकार या एक बार फिर शिवराज सरकार? शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री हैं, नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, वो भी बन सकते हैं, और केंद्र अपना किस तरीके से पार्टी फैसला करती है। लेकिन शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ये चुनाव होगा, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। अब एक आखिरी सवाल है आपसे, ये आप अपने साथियों को अपना नुस्खा क्यों नहीं बताते राजन जी? ये आपके तमाम साथी हैं, ये शिकायत करते रहते हैं राजन जी खुद जो है हर चुनाव के साथ अपनी जीत का अंतर बढ़ाते रहते हैं, पर हम लोगों के साथ बैठते हैं तो बताते नहीं है कि किस तरीके से अंतर बढ़ता है। ये फार्मूला आप बताते क्यों नहीं है? यदि ये फार्मूला मैं नहीं बताता तो 30 में 24 सीटें नहीं आती जी। रीवा में 8 में 8 सीटें, सतना में 7 में 5 सीटें, सीधी में और सिंगरौली में 7 में 6 सीटें, शहडोल और उमरिया और में 5 में 5 सीटें, अनूपपुर भर रह गया था, 3 में 3 सीटें चली गई थी, लेकिन फिर बिसाहू लाल सिंह जी खुद ही आ गए तो फिर एक सीट आ गई। तो इसलिए समग्र रूप से हम सब बैठ के बातें करते हैं, एक दूसरे की जीत के प्रति चिंता करते हैं, और कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। सामूहिक नेतृत्व है हमारा विंध्य में, और इसलिए इतनी बड़ी सफलता जो प्रश्न के शुरुआत में ही मैंने जो सवाल किया था ना, उसकी बुनियाद यही था। लोग राजन जी को प्रदेश के स्तर पर संभावना देखते हैं, राजन जी अपनी संभावनाएं रीवा और ज्यादा से ज्यादा विंध्य से ऊपर देखना ही नहीं चाहते। क्या वजह है, इतना संकोच किस लिए? नहीं, जैसा कि शुरुआत में आपने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता विंध्य क्षेत्र को उन सब विपरीत जो हमारा पिछड़ापन था उसे उबारने की थी। ईश्वर की कृपा रही, पार्टी ने मुझे मौका दिया, मंत्री बनाया,
पहली बार जीतने के बाद ही मैं 6 महीने बाद मंत्री बन गया था जी। और फिर 1.25 साल 1.5 साल मंत्री रहा, फिर अगले टर्म में 10 साल मंत्री रहा। तो मुझे मौका मिला, तो मुझे लगा कि अब इस मौके को चूकना नहीं है। विंध्य में वो बेसिक जो कमियां हैं उसको दूर करना है और मध्य प्रदेश सरकार का सदस्य, मंत्रिमंडल का मेंबर होने के कारण मुझे आसानी रही कि विधायक अपने क्षेत्र में मंत्री से कम नहीं होता। और आज रीवा में लोग कहते हैं कि मंत्री भले नहीं है लेकिन मंत्री से कम नहीं है। तो राजेंद्र जी का कहना है कि विधायक अपने क्षेत्र में मंत्री से कम नहीं होता, पर राजेंद्र जी के प्रति चाह रखने वाले लोग हैं जो मानते हैं कि वक्त के साथ भूमिका का विस्तार होना चाहिए, ना कि भूमिका सीमित होनी चाहिए। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि राजेंद्र शुक्ला जी के भविष्य की संभावनाओं को क्या विस्तार देना है। पर राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए। आप समय निकाले और विंध्य के संदर्भ में, सतना के संदर्भ में, रीवा के संदर्भ में खुलकर बात की। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से राजेंद्र शुक्ला जी का अभिनंदन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।